आईसीयू में जो सबसे डेंजरस चीज होती है, जो पेशेंट की जान भी ले सकती है, वो हाफ नॉलेज होती है। और उसके ऊपर से तुम अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो, आई मीन कॉन्फिडेंस इज गुड, बट तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। और ये डिफरेंस तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम अच्छे से नॉलेज लोगे हर चीज की। मैं भी आईसीयू में जूनियर ही था, आई मीन अभी भी जूनियर ही हूँ, एंड मैंने भी बहुत मिस्टेक्स की हैं जो टेक्स्ट बुक हमें नहीं बताती। और आज मैं ऐसी बहुत गलतियां डिस्कस करने वाला हूं जो हम डेली बेसिस पे आईसीयू में करते हैं, और उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये गलती डेंजरस होती है। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक जो मैं खुद करता था एज अ जूनियर आईसीयू डॉक्टर, वो है मॉनिटर्स पे ज्यादा रिलाई करना। मैंने जब आईसीयू ज्वाइन किया था तो मैं मॉनिटर्स पे ही ज्यादा रिलाई करता था। आई मीन अगर मॉनिटर्स पे सारे पैरामीटर्स अच्छे दिखा रहा है तो पेशेंट स्टेबल ही है समझो, बट अगर पेशेंट कुछ सीरियस हुआ तो मुझे मॉनिटर बता देगा। बट मैं क्यों गलत था वो बताता हूँ। समझो तुम्हें बीपी, SpO2 सब कुछ अच्छा दिखा रहा है मॉनिटर पे, बट पेशेंट का थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं सोचूंगा कि पेशेंट स्टेबल ही है क्योंकि हार्ट रेट ही बढ़ा है थोड़ा सा, बट बीपी और सैचुरेशन तो अच्छा चल रहा है। बट ये पेशेंट का जो थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ा है वो मैं मॉनिटर पे देख के पेशेंट को असेस करने नहीं जाऊंगा। दिस इज व्हाट माय मिस्टेक इज। ये थोड़ा हार्ट रेट जो बढ़ा है इसको देख के अगर मैं पेशेंट के पास जाता तो पेशेंट मुझे पेल दिखता, स्वेटिंग दिखती पेशेंट को, या फिर पेशेंट रेस्टलेस है अगर, तो मुझे पता चल जाता कि पेशेंट स्टेबल नहीं है। ये सब क्यों है पता है? पेशेंट रेस्टलेस है, पेल है, स्वेट कर रहा है इतना, बहुत ज्यादा इरिटेबल है पेशेंट, ये सब क्यों हो रहा है पता है? ये अर्ली फेज ऑफ शॉक है। अर्ली कॉम्पेंसेटेड फेज ऑफ शॉक में क्या होता है पता है? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इसकी वजह से बीपी तो टेम्परेली मेंटेन हो जाता है क्योंकि पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, पर टिश्यूज को ब्लड कम मिल रहा है, ये हमें नहीं पता चलता। तो हमारा पेशेंट शॉक में जा रहा है और बीपी नॉर्मल है पेशेंट का, ये मुझे मॉनिटर नहीं बताएगा, ये मैं जब पेशेंट को खुद जाके क्लिनिकली देखूंगा तब मुझे पता चलेगा। तो शॉक का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट का बीपी एकदम गिरने लगेगा या फिर यूरिन आउटपुट एकदम से गिर जाएगा। शॉक का सिंपल मतलब है कि टिश्यूज को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और पुअर परफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन और टिश्यूज का। बीपी तो बहुत लेट गिरना स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलता तो पेशेंट रेस्टलेस होने लगता है। ये पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है, पेशेंट को टैकीकार्डिया है, ये शॉक में क्यों होता है पता है? शॉक का सिंपल मतलब क्या है? ऑक्सीजन कम मिल रहा है टिश्यूज और ऑर्गन्स को। तो जैसे ही बॉडी को ये पता चलता है कि टिश्यूज और ऑर्गन्स को अच्छे से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन है या पेशेंट शॉक में है, तो बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चली जाती है। इस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। हार्ट हमारा बहुत फास्ट बीट करने लगता है जो हमें टैकीकार्डिया दिख रहा है, और पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से बीपी मेंटेन रहता है। मतलब हमारी बॉडी क्या करती है? ब्लड को स्किन या फिर गट्स, किडनीज, इन सब से दूर लेके जाके जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उनको सप्लाई करती है, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, इनको सप्लाई करती है। तो हमारे हार्ट और ब्रेन को ब्लड मिलता रहता है, बट किडनीज, गट और हमारी स्किन, ये सब चीजें कॉम्पेंसेट होती रहती है। इसकी वजह से हमें लेटर स्टेजेस में यूरिन आउटपुट ड्रॉप दिखता है क्योंकि किडनीज को अच्छे से ब्लड नहीं मिलता। एंड बीपी हमें मॉनिटर पे अच्छा दिखता है, बट बीपी का मतलब क्या है? ब्लड का प्रेशर। प्रेशर से कुछ नहीं होता, हमारे ब्रेन को चाहिए क्वालिटी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन अच्छा हो, ग्लूकोज अच्छा हो एंड ब्लड फ्लो अच्छा हो ब्रेन को जाने के लिए। ये तीनों चीजें अच्छे से होनी चाहिए, बट शॉक के केसेस में ये तीनों चीजें अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाती। इसकी वजह से हमें ऑल्टर्ड सेंसोरियम या फिर पेशेंट ड्राउजी होता है, ये सब दिखता है। मतलब ब्रेन को ब्लड तो मिल रहा है बट वो गुड क्वालिटी ऑफ ब्लड नहीं मिल रहा है जिसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब चीजें अच्छी हो। एंड शॉक, सेप्सिस या फिर हाइपोक्सिया जैसे केसेस में ब्लड फ्लो अनइवन होता है और माइक्रो सर्कुलेशन जो होता है हमारी बॉडी का वो भी फेल होने लगता है। एंड ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलता है या फिर इरेगुलरली मिलता है, इसकी वजह से हमें ऑल्टर्ड सेंसोरियम या फिर पेशेंट ड्राउजी है, ये सब देखने को मिलता है। ये अर्ली फेज ऑफ शॉक में देखने को मिलता है। तो अगर पेशेंट डिसोरिएंटेड है या फिर ड्राउजी है और पेशेंट को तुम्हें टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है एंड पेशेंट का अगर बीपी भी मेंटेन्ड है, तो ये कॉज जरूर याद रखो। पेशेंट शॉक में हो सकता है एंड जल्दी पेशेंट क्रैश होने वाला हो सकता है, तो ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। ये सबसे पहली मिस्टेक है जो हम जूनियर डॉक्टर्स करते हैं, हम मॉनिटर पे ज्यादा रिलाई करने लगते हैं। और आई हैव पर्सनली सीन पेशेंट डाइंग ड्यू टू दिस मॉनिटर थिंग। हम ज्यादा मॉनिटर और लैब्स पे ध्यान देते हैं और पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देखना भूल जाते हैं। पेशेंट शॉक में होता है और 4-5 घंटे बाद ही पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये क्यों हुआ है।
तो ये ध्यान में रखो। मेरी सेकंड गलती, मैं जो भी हाइपोटेंशन का पेशेंट देखता था उसमें सारे हाइपोटेंशन के पेशेंट में मैं फ्लूइड्स लगा देता था। अराउंड 500 ml में बोलस देता था और एक और पाइंट 500 वो भी मैं स्टार्ट कर देता सारे हाइपोटेंशन के पेशेंट, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बीपी कम है तो पेशेंट का अंदर वॉल्यूम कम है, इसके लिए मैं वॉल्यूम देते रहता था, पेशेंट को मल्टीपल आईवी फ्लूइड्स देते रहता था हाइपोटेंसिव पेशेंट्स को, विच वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। तुम भी अच्छे से समझो इसको कि हाइपोटेंशन के पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। बीपी जो होता है वो हमारा इज अ रिजल्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, और कार्डियक आउटपुट हमारा हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे डिपेंड करता है, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उस पे, और हमारा कार्डियक आउटपुट प्रीलोड और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब हार्ट कितने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है उस पे डिपेंड करता है, और हार्ट में ब्लड कितना आ रहा है उस पे डिपेंड करता है हमारा कार्डियक आउटपुट, जिसके ऊपर इंटर्न हमारा बीपी डिपेंड करता है, विच इज कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो अगर पेशेंट को पंपिंग की प्रॉब्लम है, समझो पेशेंट एमआई का है या फिर कार्डियोमायोपैथी का है जिसमें पंप फेलियर है, पेशेंट का हार्ट अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है और उसमें मैं फ्लूइड्स दे रहा हूँ, तो पेशेंट ऑब्वियसली वर्स ही होगा, क्योंकि मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ बट हार्ट कमजोर है मेरा। अगर तुम इसमें ज्यादा फ्लूइड्स दोगे तो हार्ट तो ऑलरेडी वीक है, वो अच्छे से पंप ही नहीं कर पा रहा है ब्लड, और तुम और ज्यादा फ्लूइड्स देते रहोगे तो हार्ट पे और ज्यादा लोड आएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर में जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का बैकफ्लो होगा और वो सारा ब्लड लंग्स में भरेगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा दिखेगा हमें और पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा। तो हाँ, तुम्हारा बीपी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है ज्यादा फ्लूइड्स देने से, बट ब्रीदिंग और खराब होगी कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट। और एआरडीएस के केसेस में भी पेशेंट को ऑलरेडी कैपिलरी लीक रहता है, और अगर तुम ज्यादा फ्लूइड्स दोगे तो इससे इंटरस्टिशियल लंग एडिमा बढ़ेगा, विच विल इन टर्न कॉज मोर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये सब चीजें याद रखो जब तुम हाइपरटेंशन के पेशेंट में फ्लूइड्स देना स्टार्ट करते हो। तुम पेशेंट को फ्लूइड्स तभी दो जब पेशेंट को वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। तुम पैसिव लेग रेस्ट टेस्ट कर सकते हो, जिसमें तुम पेशेंट के दोनों पैर उठाओगे और अगर उससे बीपी बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि पेशेंट फ्लूइड्स को रिस्पॉन्ड करेगा। या फिर तुम सेंट्रल लाइन की भी हेल्प ले सकते हो, उससे तुम फ्लूइड स्टेटस देखो पेशेंट का एंड उसके अकॉर्डिंग हाइड्रेट करना स्टार्ट करो पेशेंट को। तो ये बात याद रखो, कुछ हाइपोटेंशन के केसेस में फ्लूइड्स अवॉइड करने हैं, और ऐसे कार्डियक पेशेंट्स में फ्लूइड्स देने से पहले तुम चेस्ट ऑस्कल्टेट करो। अगर तुम्हें लंग्स में पानी लग रहा है, अगर तुम्हें क्रेप सुनाई दे रहे हैं लंग्स में, तो फ्लूइड्स अवॉइड करो। अगर तुम्हें पेशेंट का चेस्ट क्लियर लग रहा है, पेशेंट कार्डियक वाइज स्टेबल है, तो तुम पेशेंट को फ्लूइड दे सकते हो। तो ये सेकंड चीज है जो मैं एज अ जूनियर बहुत मिस्टेक करता था जिस, तो ये सब मिस्टेक्स तुम मत करना। हाइपोटेंशन के केसेस में हमें मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं, वो सब चीजें देखो एंड देन फ्लूइड्स दो पेशेंट को। थर्ड बहुत कॉमन मिस्टेक जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी करते हैं, वो टैकीकार्डिया को एज अ अरिथमिया ट्रीट करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। तुम अगर साइनस टैकीकार्डिया है पेशेंट को डायरेक्टली एमिडेरॉन, डिल्टाजिम इन सब पे जंप नहीं करना है, पहले असेस करो टैकीकार्डिया के पेशेंट। तुम्हें मैकेनिज्म बताता हूँ मैं एकदम सिंपल वे में कि टैकीकार्डिया में तुम क्या क्या देख सकते हो और क्यों होता है टैकीकार्डिया। देखो, हमारी बॉडी का सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, जो है हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स और टिश्यूज को अच्छे से ब्लड और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता रहे। और ऑक्सीजन डिलीवरी तुम अच्छे से कैसे देख सकते हो, उसका फॉर्मूला है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। इसमें से अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आई तो बॉडी कॉम्पेंसेट करने का ट्राई करती है। समझो अगर ऑक्सीजन डिलीवरी में प्रॉब्लम आई, कुछ केसेस होते हैं लाइक सेप्सिस, हाइपोवोलेमिया, अनीमिया, पेन, ये सब केसेस में ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है या फिर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू ऑक्सीजन कंटेंट, अब ऑक्सीजन कंटेंट इसमें हैम्पर हो रहा है तो बॉडी हार्ट रेट को बढ़ाती है वो ऑक्सीजन कंटेंट को कॉम्पेंसेट करने के लिए, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाए हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज को, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। तो हमारा हार्ट टैकीकार्डिया में जाएगा क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या एक्टिवेट करता है, एक तो नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, ये दोनों चीज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट रेट बढ़ा हुआ दिखता है। ये बस एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो ऑक्सीजन कम हो रहा है वो ब्लड फ्लो या फिर हार्ट रेट बढ़ा के कॉम्पेंसेट कर रही है हमारी बॉडी। तो ये टैकीकार्डिया इन इटसेल्फ कोई डिजीज नहीं है, डिजीज कुछ और है। हमारी बॉडी सिर्फ टैकीकार्डिया एज अ सिम्टम दिखा रही है। तो जूनियर डॉक्टर्स कहाँ पैनिक करते हैं, समझो हार्ट रेट 140 150 चला गया है और ईसीजी में साइनस टैकीकार्डिया दिखा रहा है, तो डॉक्टर्स एमिडेरॉन, डिल्टाजिम ये सब चीजें देने का ट्राई करते हैं,
ताकि वो टैकीकार्डिया कम हो जाए, बट एक्चुअल उसका कॉज क्या होता है उस पर ध्यान नहीं देते और पेशेंट और वर्स हो जाता है, क्योंकि जो कॉम्पेंसेट कर रही थी चीज, जो हार्ट रेट हमारा बढ़ा के ऑक्सीजन कंटेंट अच्छे से पहुंच रहा था टिश्यूज तक, वो हार्ट रेट भी तुम ड्रॉप कर दोगे तो पेशेंट और वर्स होगा उससे, क्योंकि हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी गिर जाता है और ऑक्सीजन डिलीवरी भी कम होती है टिश्यूज को। तो बॉडी एक तो ऑलरेडी स्ट्रेस में है और जो कॉम्पेंसेशन बॉडी खुद करने का ट्राई कर रही थी वो भी आपने बंद कर दिया। इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। समझो पेशेंट का हार्ट रेट 140 के अराउंड है और बीपी नॉर्मल ही है, अराउंड 120-70 बीपी है, तो कोई भी जूनियर डॉक्टर देके क्या समझेगा कि बीपी नॉर्मल है, हार्ट रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसको बीटा ब्लॉकर दे देता हूं जिससे हार्ट रेट सेटल हो जाएगा। लेकिन वो एक्चुअल जो कंडीशन बॉडी में चल रही है उस पर ध्यान नहीं दे, बट इसकी रियलिटी जो मैंने अभी बताई वही है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है जिसकी वजह से नॉरेड और एड्रेनालिन बढ़ रहा है बॉडी में, उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ रहा है और टिश्यूज को अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है। तुम अगर बीटा ब्लॉकर्स या फिर दूसरे कुछ ड्रग्स दोगे जिससे हार्ट रेट कम होगा तो तुम बस पेशेंट को वर्सन कर रहे हो। वो जो ऑक्सीजन मिल रहा था हार्ट रेट ज्यादा होने की वजह से टिश्यूज को, वो भी नहीं मिलेगा। तो तुम्हें जो ये टैकीकार्डिया दिख रहा है पेशेंट में, उसका कॉज देखना है, डायरेक्ट टैकीकार्डिया को कम करने का ट्राई नहीं करना है। टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है? इट कैन बी सेप्सिस, पेशेंट को पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, जिसमें ऑक्सीजन डिमांड टिश्यूज की बढ़ जाती है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को, तो हमें वो ट्रीट करना है। समझो सेप्सिस है तो तुम फ्लूइड्स दो जिससे ऑक्सीजन डिलीवरी अच्छी होगी, ब्लड फ्लो अच्छा पहुंचेगा टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को। या फिर अगर फीवर है, पेन है, उसको कम करो, पेशेंट का टैकीकार्डिया अपने आप सेटल हो जाएगा। टैकीकार्डिया को कम करने के लिए कोई ड्रग्स मत दो। हाँ, अगर डेंजरस टैकीअरिथमियाज है जैसे वीटी, एसवीटी दिख रहा है तो इसमें तुम्हें इंटरवीन करना है। इसमें तुम एडिनोसिन दे सकते हो, एमिडोरॉन दे सकते हो, ये सारे ड्रग्स। बट अगर साइनस टैकीकार्डिया दिख रहा है पेशेंट में, उसके लिए तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होता है। पेशेंट को अच्छे से असेस करो, देखो क्यों टैकीकार्डिया हो रहा है एंड उसको ट्रीट करो। पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम कम है तो फ्लूइड्स दो, पेशेंट को सेप्सिस है तो सेप्सिस ट्रीट करो, पेन है, एंजाइटी है, फीवर है, ये सब ट्रीट करो और टैकीकार्डिया तुम्हारा ऐसे ही सेटल हो जाएगा। तो ये सारे मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करने हैं एज अ जूनियर डॉक्टर एंड यू कैन गो स्टेप इनटू दैट आईसीयू। कुछ अगर सवाल हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन ताकि मैं और तुम्हारी हेल्प कर सकूं।